अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एमराद। दोस्तों, पाकिस्तान के एक फॉर्मल आर्मी चीफ ने डॉन न्यूज से बात करते हुए उनके नुमाइंदे को ये बताया कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों कंट्रीज ने ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के बाद लेसन्स अपने सीख लिए हैं। जो वो सीखना चाहते थे, दोनों साइड्स ने अपनी अपनी कमजोरियां भी नोटिस कर ली हैं और दोनों साइड्स अब अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। लेकिन इस केस में पाकिस्तान इंडिया से आगे रहेगा। उसकी वजह यह है कि एयरफोर्स के मामले में पाकिस्तान को पहले ही सुपीरियोरिटी और एक एज मौजूद है और पाकिस्तान काम कर रहा है दूसरी चीजों पर। लेकिन यहाँ कुछ दूसरी चीजें ऐसी भी हैं। जाहिर बात है, जो फॉर्मर आर्मी चीफ हैं और उन्होंने डॉन को ये बताया है। बेसिकली ये डॉन का एक आर्टिकल है, हाउ साउथ एशियन मिलिट्री कैलकुलस हैज चेंज्ड आफ्टर मई 2025। इस आर्टिकल में ही उन्होंने फॉर्मर आर्मी चीफ के इस बयान का जिक्र किया, बिकॉज इस आर्टिकल को लिखते हुए जब रिसर्च की जा रही थी तो डॉन ने एक फॉर्मर आर्मी चीफ से बात की है, लेकिन उनका नाम यहाँ नहीं लिया गया। अब जो फॉर्मर आर्मी चीफ है उसने जाहिर बात है एक पूरे सिक्योरिटी कैलकुलस को देखा हुआ है पूरे मुल्क के, और उसने ये पाकिस्तान इंडिया के क्लैशेस को भी ऑब्जर्व किया। उसको पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज का भी पता है और जिस भी टेन्योर में वो था उसे ये भी पता है कि पाकिस्तान की इंडिजिनाइजेशन की एफर्ट्स किस हद तक हैं और पाकिस्तान की मॉडर्नाइजेशन की एफर्ट्स किस हद तक हैं। यही वजह है कि फॉर्मर पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने यह कहा है कि दोनों साइड्स ने अपने लेसन्स लर्न कर लिए हैं। अब इंडिया ने तो अपनी एयर पावर को स्ट्रॉन्ग करना है। इंडिया उसके साथ साथ हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स पर काम कर रहा है। रिसेंटली एक स्क्रैमजेट इंजन का टेस्ट भी किया गया है, जिस पर हम इंशाल्लाह बहुत जल्द वीडियो बनाएंगे। इसके साथ साथ इंडिया अपनी मिसाइल डॉक्ट्राइन को बेहतर कर रहा है, मिसाइल पावर को इंक्रीज कर रहा है, सेम एज जैसे पाकिस्तान ने रॉकेट फोर्स बनाई है। बट इंडिया उसमें सोफिस्टिकेटेडनेस इस तरह ला रहा है कि वो ज्यादा फ्यूचर में रिलाई कर रहे हैं अपने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स पर। अब हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स के आने से क्या होगा कि इंडिया पूरी कोशिश कर रहा है कि 1500-2000 किलोमीटर रेंज के हाइपरसोनिक मिसाइल्स डेवलप कर लिए जाएं, पाकिस्तान के बॉर्डर से दूर रहते हुए और इवन इंडिया की वेस्टर्न कमांड से भी बाहर रहते हुए सेंट्रल कमांड से ही उन्हें फायर किया जा सके पाकिस्तान के टारगेट्स पर, और सबसे पहला निशाना बनेंगी पाकिस्तान की एयर बेसिस। अब ये इंडिया की अभी तक की वो बेसिक डॉक्ट्राइन है। ये मैंने बिल्कुल आपको सादा अल्फाज में समझाया। अगर मैं डिटेल्स में जाऊंगा तो चीजें और कॉम्प्लिकेटेड होंगी, तो डिटेल्ड वाली बातों को हम आने वाले वक्त के लिए रख लेते हैं। जैसे उन पर मजीद अपडेट्स आएंगी तो हम उस पर भी वीडियो बना लेंगे। पाकिस्तान जिन चीजों पर इस वक्त ज्यादा काम कर रहा है वो है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, वो है एयर डिफेंस सिस्टम। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में एक अहम चीज पाकिस्तान ने ये देखी है कि एक तो हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम तादाद वाइज थोड़े थे। HQ-9B की आई बिलीव सिर्फ एक बैटरी ही थी, और HQ-9 जो आर्मी के भी हैं वो ज्यादातर न्यूक्लियर साइट्स पर होते हैं और उनका कन्वेंशनल रोल ज्यादा नहीं है। बट उस वक्त सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि उन्हें भी कन्वेंशनल रोल में फिर पुश किया गया, तो चीजें स्ट्रेच आउट तो हुई आपकी। फिर आपके मीडियम टू शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं। HQ-16 है आर्मी के पास, देन एयरफोर्स के पास स्पैडा 2000 है। कम एयर डिफेंस सिस्टम होते हुए भी अच्छा पाकिस्तान ने परफॉर्म किया, बट स्टिल पाकिस्तान की वाइटल एयर बेसिस पर एक एक दो मिसाइल जाके लगे हुए हैं, और ये फैक्ट है। पाकिस्तान ने इस दौरान ये अनाउंस भी किया हुआ है कि इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किया जा रहा है गिड्स की तरफ से। उसमें उसका शॉर्ट रेंज वेरिएंट है 25 से 30 किलोमीटर के लिए, और उसका एक मीडियम रेंज वेरिएंट, मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम भी पाकिस्तान तैयार कर रहा है। मैक्सिमम उसकी रेंज होगी 70 से 90 किलोमीटर के दरमियान। यहाँ बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि पाकिस्तान तो ले रहा है HQ-19 और वो प्रॉपर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम होगा, इवन ICBMs को रोक सकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि वो ICBMs को रोक सकता है और बहुत कैपेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। बट स्टिल HQ-19 के आने के बाद भी ये नहीं कहा जा सकता कि आपको 100% मिसाइल डिफेंस शील्ड आपके मुल्क के गिर्द बन जाएगी और आप 100% इम्यून हो जाएंगे। इवन अमेरिका के पास अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम्स भी थे मिडिल ईस्ट में, अरब मुल्कों के एयर डिफेंस सिस्टम्स भी अमेरिका की मदद कर रहे थे, बट स्टिल वो ईरानियन मिसाइल्स को नहीं रोक पा रहे थे। तो यहाँ बहुत सी अहम चीजें हैं जिस पर इस वक्त सोचने की जरूरत है पाकिस्तान को भी, और इवन इंडिया भी इस चीज को लेकर परेशान है। इसी वजह से इंडिया भी एयर डिफेंस सिस्टम्स की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है, बिकॉज सबसे ज्यादा वहां खतरा पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स का है। इसी वजह से पाकिस्तान के फॉर्मर आर्मी चीफ ने कहा है कि पाकिस्तान को एज इस लिहाज से है कि एयरफोर्स तो पाकिस्तान की पहले से सुपीरियर थी और खतरा तो वो थी, अब दुगना खतरा आ चुका है पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स का या पाकिस्तान की मिसाइल फोर्स का। अब पाकिस्तान के लिए भी पैरेलल उतना ही खतरा इंडिया की मिसाइल फोर्स भी है। उसके लिए पाकिस्तान दो चीजों पर काम कर रहा है जो मेरे नजदीक HQ-19 से ज्यादा अहम है। पहली तो है पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, जिनसे आप मिसाइल्स को उनके टारगेट पर गिरने की बजाय उन्हें स्पूफ कर देते हैं। स्पूफ करने से क्या होता है कि टारगेट पर गिरने की बजाय मिसाइल किसी दूसरी जगह पर क्रैश हो जाता है। लेट्स सपोज जैसे सरगोदा बेस पर जो मिसाइल्स आए उनमें से एक सरगोदा बेस पर लगा ब्रह्मोस, जो बाकी थे वो इर्द गिर्द पहाड़ों में बजे। एक की वीडियो आई जो कि किराना हिल्स पर लगा। इंडिया कह रहा है जी वहां हमने न्यूक्लियर कोई
फैसिलिटी डिस्ट्रॉय कर दी। हालांकि बेसिकली वो स्पूफ हुआ था मिसाइल और वो बेस को हिट करने की बजाय पहाड़ की तरफ पाकिस्तान ने डाइवर्ट कर दिया। वो एक अच्छी कैपेबिलिटी पाकिस्तान के पास है और उसे इनहेंस किया जा रहा है। दूसरी कैपेबिलिटी जिसे मैं हम समझता हूं वो है एयर डिफेंस सिस्टम। अब इंडिया ने भी जो उनके पास एयर टू एयर मिसाइल है शॉर्ट रेंज के R-73 उन्हें मॉडिफाई किया है सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स के लिए और उसे समर एयर डिफेंस सिस्टम का नाम दिया गया है। फिर इसी तरह AIM-120 BVR मिसाइल्स हैं एयर टू एयर मिसाइल्स, लेकिन बट उन्हें सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के तौर पर भी यूज किया जाता है यूएस की तरफ से और उन्हें NASAMS कहा जाता है और यूक्रेन के पास भी ये NASAMS मौजूद हैं और इन्हीं NASAMS का यूज करते हुए यूक्रेन ने मल्टीपल रशियन मिसाइल्स भी शूट डाउन किए हैं और इवन कुछ एयरक्राफ्ट और ड्रोन्स भी उसने शूट डाउन किए हैं। तो पाकिस्तान के पास बहुत बड़ी तादाद में पुराने PL-5 और जो PL-10 BVR मिसाइल्स हैं वो मौजूद हैं। इवन PL-10 और PL-5 को TOT के तहत पाकिस्तान खुद भी बना रहा है। तो आपके पास लोकलाइज्ड मिसाइल्स मौजूद हैं जो शॉर्ट से मीडियम रेंज की आपको रेंजेस प्रोवाइड कर देंगे। ग्राउंड बेस्ड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंडर रेडार्स की बात की जाए तो वो भी पाकिस्तान बना रहा है। AIM-350S है, 350 किलोमीटर रेंज है। फिर मचान ऐसा रेडार है, 100 किलोमीटर रेंज है। दोनों की कैपेबिलिटीज बहुत अच्छी हैं। इसके अलावा G-RAD है और दूसरे रेडार्स भी हैं, इंडिजिनसली पाकिस्तान ने बनाए हुए हैं। तो इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ज्यादा अहम है बिकॉज आप HQ-19 और HQ-9 के कोई ना हजारों में मिसाइल्स नहीं ले सकते और इवन वॉर टाइम में एयर डिफेंस मिसाइल्स बहुत तेजी से यूज होते हैं। ऐसी सिचुएशन में ऐसे मिसाइल्स आपके पास होने चाहिए जो आप खुद बना रहे हो। अच्छी चीज ये है कि जो 3D ISA रेडार्स हैं वो पाकिस्तान ऑलरेडी डेवलप कर चुका है। एक हद तक जो पोटेंशियल मिसाइल्स के लिए ऑप्शंस है आपके पास वो PL-5 और PL-10 हो सकते हैं। TOT के तहत आप वो भी बना रहे हैं। एक बड़ा स्टॉक पाइल है आपके पास इन मिसाइल्स का। अब इनकी इंटीग्रेशन, इनके प्रॉपर टेस्ट, वो चीज अपने आप में इंटरेस्टिंग है कि पाकिस्तान उसको किस तरह फुलफिल करेगा। और पाकिस्तान अगर इसी तरह का एक बेहतर शॉर्ट टू मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स या उनके कुछ वेरिएंट्स तैयार कर लेता है तो मैं समझता हूं कि फ्यूचर में वो आपको एक बेहतर शील्ड प्रोवाइड करेंगे, प्लस उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट आपके जो इंपोर्टेड एयर डिफेंस सिस्टम है उनसे कई गुना कम होगी। तो जितना HQ-19 अहम है उतना ही अहम आपके इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम के प्रोजेक्ट्स भी हैं और उतने ही अहम आपके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स के प्रोजेक्ट्स भी हैं जिन पर NRTC और गिड्स काम कर रही हैं। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।